वेलकम बैक दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना 11वां चैप्टर लेके मैथ का जो है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो भैया हो गया ये सारणिक और आव्यूह, है ना। तो भैया अपना इस चैप्टर के अपने 4 पार्ट में करने वाले हैं। इसको मैं बता दूं, मेन 4 क्लासें लगेंगी। मतलब बात करें ये दो दो का सेट हुआ कि एक में अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट को, एक में पढ़ेंगे अपन मैट्रिक्स को। बोले तो पहले सारणिक, पहले तो अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स वाला, आव्यूह को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करवाएंगे, फिर अपन बात करेंगे सारणिक की, है ना, डिटर्मिनेंट की, फिर उसके क्वेश्चन करवाएंगे। भैया इस हिसाब से लेके चलेंगे क्योंकि पहले मैट्रिक्स कराना जरूरी होता है कि आव्यूह का आपको बेसिक्स पता चल जाए, फिर बेसिक्स से आगे सारणिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। मिशन आईएएफ अपने दोस्तों को बोल दो भैया सुरेंद्र भैया आ गए हैं लाइव विज्ञान क्लासेस में, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो भैया आगे पढ़ते हैं। अपन क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर m और n संख्याओं का एक निकाय में m पंक्तियां और n स्तंभ है, तो भैया जो अपना सारणिक होता, क्या सारणिक एक अरेंजमेंट है, ये एक व्यवस्था है कुछ अवयवों की, कुछ संख्याओं की, जिसे हम एक डब्बे में बंद करते हैं। जैसे मैंने बोला ABCDEF, भैया ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब हम इसको नीचे डिनोट करते हैं m क्रॉस n से, यानी पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, इसके निकाय की पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभों की संख्या। n स्तंभ बाद में लेते हैं, पंक्तियां पहले लेते हैं। भैया इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2, तो भैया ये हो गया 2 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं अपने पास, 3 हो गए स्तंभ। देखो 1 2 और 3, तो ये हो गया 2 क्रॉस 3। ये भैया आव्यूह की कोटि होती है, इसे हम बोलते हैं आव्यूह। अगर देखो ये ऊपर से ऐसे बंद है ना, तो ये आव्यूह है। अगर ये बंद ना होता तो ये सारणिक होता, अगर ये सिर्फ ऐसे होता तो ये सारणिक होता, है ना। तो पहले अपन बंद वाला पढ़ेंगे, फिर सारणिक को पढ़ेंगे, क्योंकि आव्यूह से ही सारणिक का निर्माण होता है। वो कब होता है, कैसे होता है, वो आगे चैप्टर में देख लेंगे अपन, है ना। अब मैं बात करूं इसमें, देखो m क्रॉस n समझ गए कि पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। अब मैं बात करूं इसमें और क्या चीज समझने की बात है, ये इसकी आव्यूह की कोटि हो गई, कोटि को समझ लिया आपने। अब मैं बात करूं इसमें अवयवों की संख्या, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, है ना, कि सिर्फ कोटि दे दी कि उसकी है 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयव यानी उसमें कितने टोटल अक्षर है या संख्या है, टोटल अवयव कितने हैं। तो भैया इसमें देखो 3 क्रॉस 3 को गुणा कर दो आप, तो ये हो गया 9। तो भैया 3 क्रॉस 3 में होती है 9 अवयव संख्या। अब देखो अपनी इसकी कोटि कितनी थी, 2 क्रॉस 3, गुणा करो कितना हुआ 6, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6। आगे समझ में कि 2 क्रॉस 3 अगर कोटि है तो उनको गुणा करते जो आंसर आया है वो उतने अवयव हैं। यानी आपको दे सकता है जैसे 3 क्रॉस 3, या बोल दिया कि 5 क्रॉस 4 का एक अवयव दिया, मतलब एक अवयव दिया हुआ है, उसमें अवयवों की संख्या बताओ। भैया इन दोनों को गुणा कर दो, कितने हो गए 20, है ना। अब एक और क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बन जाता है इसमें, जैसे आपको 5 क्रॉस 4 कोटि का एक अवयव दिया हुआ है, उसमें अवयव की संख्या तो आपने देख ली। अब वो दे सकता है किसी भी अवयव, कोई मतलब कोई भी है, 5 क्रॉस 4 कोटि के कितने अवयव बन सकते हैं। अब अवयव नहीं पूछ रहा, ये अवयव नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है कि 5 क्रॉस 4 के कितने अवयव बन सकते हैं। तो फिर वो 2 की पावर में चला जाता है, 2 की पावर होती है वो 4 क्रॉस 5। अब देख लो 2 की पावर 20 की वैल्यू कितनी होती है। इतने अवयव अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, है ना, ये 5 क्रॉस 4 वाले वो अपने अंग, वो अपनी जगह चेंज करते रहेंगे, पहले वाला यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे टोटल करते हुए अगर 5 क्रॉस 4 कोटि की मैं कितने अवयव बना सकता हूँ, टोटल 2 की पावर 20। अगर समझ गए 2 की पावर 20 कितना बड़ा हो जाएगा कि 1024 को 1024 से गुणा कर लो, उतने अवयव बन जाएंगे 5 क्रॉस 4 के टोटल। अगर मैं बात करूं अवयव सेम एक से लेकर 10 तक या 20 तक जितनी संख्या है ले लो, फिर टोटल देखते रहो भैया। भैया चलो आगे पढ़ते हैं अपन क्या है। यह आपको समझ में आ गया कि अवयव क्या होता है। ये एक अरेंजमेंट होती है, कुछ संख्याओं को लेकर उनको एक प्रतिबंधित एक क्षेत्र या घेरे में लिया जाता है ना, वो होता है अवयव, है ना। इसमें आपको समझ में आ गया कि कोटि किस हिसाब से होती है, उसके अवयव किस हिसाब से डिफाइन करते हैं अपन कि अवयव कितने हैं उसमें, उसकी कोटि देखते हैं किस हिसाब से लिखते हैं कि पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। अब मैं बात करता हूं अवयव के प्रकारों की, कि भैया अवयव कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, उनके प्रकार देखते हैं। पहले बात करते हैं अपने क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होता है, क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि एक बेस से लंबा ऐसे, है ना, ऐसे लंबा।
अब मैं बात करूँ इसमें कुछ भी अंक रख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भैया मैंने इसमें अंक रख दिए। अब देखो ये लंबा है यानी हॉरिजॉन्टल फैला हुआ है, इसका क्या हुआ कोटि 2 क्रॉस 4 की कोटि होगी, क्योंकि देखो दो तो पंक्तियां और 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, तो 2 क्रॉस 4 इसकी कोटि होगी। अवयवों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी, 2 क्रॉस 4 8 हो गए, तो भैया ये गिन लो कितने 8 अवयव हो गए, है ना। अब ये हो गई, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर आयु की, देखो यही देख लो ना, जिसमें हॉरिजॉन्टल की वो देखो, आप मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आयु कहते हैं। मतलब देख लो कि पंक्तियों की संख्या तो 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है, मतलब 2 कम है, तो ये स्तंभ आयु हो गया। अब मैं बात करूं ऊर्ध्वाधर, तो भैया मैं अगर इसको खड़ा कर दूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 3 2, ये देख लो मैंने ऐसे ले ली भैया। इसको मैं बात करूं कैसे देते हैं, ये हो गया 4 क्रॉस 2 का हो गया कि 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ, है ना, तो ये 4 क्रॉस 2 का हो गया, है ना, और 8 अवयव हो गए, है ना। इसे ऊर्ध्वाधर का आयु कहते हैं क्योंकि ये लंबा है, ये देखो इससे इस तरह फैला हुआ है ऊपर नीचे, चौड़ा कम है लंबा ज्यादा है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं अपन क्या है। और अब मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स, भैया स्क्वायर के नाम से समझ में आ गया वर्ग आयु क्या होता है। वर्ग में क्या होता है, जिसकी वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जिसमें भुजाओं चारों भुजाएं समान हो, तो भैया चारों भुजाएं इसकी समान करें। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये m क्रॉस n कितना हुआ इसका, 3 क्रॉस 3, भैया ये होता है वर्ग आयु, यानी जिसकी पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर हो। 9 अवयव हो गए, इसमें अवयवों की संख्या 9 हो गई, समझ गए। इस हिसाब से कैसे हो गया कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो। एक बात याद रखना, एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आयु सारणिक होता है, तो भैया सिर्फ वर्ग आयु ही सारणिक बन सकते हैं, यानी जिसमें n क्रॉस n हो, यानी m इज इक्वल टू n मान लो आप, या m क्रॉस n हो, n क्रॉस n यानी जो इसकी कोटि दे रखी है ना वो n क्रॉस n की हो या m बराबर n हो, वही केवल सारणिक बन सकते हैं, वही आयु केवल सारणिक बन सकते हैं। ये याद रखना, ये भैया एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया था एयरफोर्स में, जो एग्जाम लगी थी, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता क्योंकि मैं खुद देके आया था, वो थी 21 सितंबर थी शायद वो, है ना, 21 सितंबर को थी 2018 में, 21 सितंबर 2018 उसके आसपास का बैच था वो, शायद लगभग यही थी, 21 सितंबर थी या वो मार्च वाला था, या फिर वो 18 19 21 मार्च था वो, है ना। उसमें पूछा था ये क्वेश्चन एग्जाम में एयरफोर्स वाले में कि कौन सा आयु सारणिक बनते हैं, उसमें दे रखा था जो n क्रॉस n के हो। भैया ये क्वेश्चन सही करके आया था मैं तो, क्योंकि मेरे को तो ये पता था, लेकिन बाई मिस्टेक थोड़ी सी इंग्लिश की प्रिपरेशन कम थी उस टाइम पे, कि स्टार्ट ही किया था उस टाइम प्रिपरेशन को मैंने, पहला एग्जाम था, स्टार्ट किए हुए इतने कोई 5-7 दिन हुए थे, बस फॉर्म भर के दे आया था। हाँ भैया आप तो ये देखो, आप तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, जिसमें दोनों की, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का और ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, है ना। अब मैं बात करूं पंक्ति आयु, तो क्या होता है पंक्ति आयु, देखो भैया जिसमें एक तो पंक्ति हो और स्तंभ हो n तक, यानी 1 2 3 ये डैश 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 n तक, तो भैया इसकी कोटि बताओ 1 क्रॉस n। अगर जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति आयु, और जिसमें एक ही स्तंभ हो, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 ये n तक, तो भैया इसमें क्या हुआ n क्रॉस 1, ये हो गया स्तंभ आयु, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो और बाकी पंक्तियां n हो, कितनी भी हो सकती है, सॉरी भैया, है ना। तो ये पंक्ति और स्तंभ आयु हो गए। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया ना पंक्ति और स्तंभ आयु कैसे हुए। चलो आगे देखते हैं। अब मैं बात करूं शून्य आयु या रिक्त आयु, ये आयु के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, कितने टाइप के होते हैं टोटल, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन आएगा वही जो हम बताएंगे, और वो आपको एमसीक्यू में मिलेगा, लेकिन बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम वहां पे डायरेक्ट लिखूंगा। मैं जैसे बात करूं ये जीरो देके मैं डायरेक्ट लिख दिया, हाँ भैया जीरो दे रखा है क्वेश्चन में, तो जीरो की जगह वहां पे शून्य आयु लेना पड़ेगा आपको। वैसे क्वेश्चनों में लेंगे तब क्वेश्चनों में समझ में आने वाले अच्छी तरह से, लेकिन आपको बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको, तो क्लासेस आपने टोटल लेनी पड़ेगी आपको। तो चलो भैया शून्य आयु क्या होते हैं, भैया जिसके सभी पद शून्य हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 क्रॉस 3 का शून्य आयु हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये भैया 2 क्रॉस 3 का शून्य आयु हो गया, मतलब जिसमें सभी आयु शून्य हो भैया वो शून्य आयु होता है। अब ये देखो मुख्य विकर्ण को छोड़ो आप, तो ये कुछ नहीं कह रहा, विकर्ण आगे देखते हैं पर क्या होता है, यही दे रखा है। जैसे मैं बात करूं
विकर्ण क्या है इसमें भैया, देखो ये देखो, आप शून्य आयु वाले में आओ, ऊपर वाले पहले वाले एग्जाम्पल में, ये देखो ये है विकर्ण। विकर्ण यही तो होता है ना, दोनों सिरों को मिलाने वाला, कॉर्नरों को मिलाने वाला, दो ऊपर और नीचे कॉर्नर। तो भैया ये विकर्ण है ना, ये इसका मुख्य विकर्ण होता है, बस यही कह रहा है ये, है ना, यही तो कह रहा है कि ये इसका मुख्य विकर्ण है भैया, बस यही चीज बता रहा है कि आप बाएं हाथ के ऊपरी छोर से लेके दाएं हाथ के निचले छोर तक जो एक विकर्ण खींच दो, वो मुख्य विकर्ण होते दो हैं वैसे, कि एक विकर्ण ये हो गया और एक इस तरफ वाला हो गया, लेकिन मुख्य विकर्ण ये है अपना पहले वाला। चलो ये देखते हैं विकर्ण आयु क्या होता है भैया। विकर्ण आयु क्या होता है, जिसमें विकर्ण के अलावा सभी जीरो हो, जैसे मैंने एक ले लिया यहाँ पे, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का विकर्ण आयु, यानी जिसमें विकर्ण के अलावा सभी पद जीरो हो, है ना। विकर्ण कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं एक एक लूं, मैं 1 2 3 ले लिया, तो भैया इसमें विकर्ण के अलावा जो भी बचा है ना वो सारे शून्य है। इसे एक तरीके से और डिनोट करते हैं, वो होता है ऐसे 1 2 3, ऐसे दे दिया आपको 1 2 3, जो 3x3 का एक विकर्ण आयु है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा खुद भैया आपको कि यही है वो, ये जो लिख रहा है ये ऊपर वाला है, ऐसे दे सकता है वो कभी कभी, है ना। अब मैं बात करूं, अगर जैसे अपन ने बात की कि इसके विकर्ण थे 1 2 3, अगर वो सेम होते 1 1 1 0 0 0, ये 3x3 का हो गया, ये लो, है ना। तो ये है इकाई आयु। अगर इसमें विकर्ण सिर्फ एक हो तो ये इकाई आयु, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में दे रहा है कि दो कोटि का एक आइडेंटी मैट्रिक्स तत्समक आयु या इकाई आयु का निर्माण कीजिए। भैया यहाँ पे 3 कोटि दे दे तो 3 कोटि का ये रहा। 2 कोटि की बात करूं तो 1 0 0 1, ये भैया 2x2 का या 2 कोटि का इकाई आयु हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, है ना। भैया ये समझ में आ गया ना कि विकर्ण आयु क्या होता है, मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, यानी इसमें है मुख्य विकर्ण के अलावा सभी पद जीरो हो। इसको इस हिसाब से भी डिनोट करते हैं, है भैया, इसे इस टाइप से भी लिखते हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है ना कौन कौन सा टाइप कहाँ से अपन पिकअप करते हैं, वो देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन कि बेसिक्स में फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पैटर्न तो समझ में आ गया, अपन पढ़ा किस टाइप से रहे हैं। बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आप अगर आप डायरेक्ट क्लास एमसीक्यू ले रहे हो तो एक बार बेसिक्स की जरूर ले लेना क्लास, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आएगी कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, आपने बताया नहीं। भैया मैंने हर एक चीज़, हर टॉपिक की छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे ऊपर वाले में बात करी, इसमें ये दे नहीं रखा कि विकर्ण आयु को इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन अपन बता रहे हैं भैया हर चीज़ आपको बताई जाएगी, जो बाहर से होगी वो भी, और जिस बुक से अंदर है तो वो भी दी जाएगी। हाँ तो भैया आगे देखते हैं आयुओं की समानता। एक चीज और रह गया, एक आयु और रह गया, आपको वो और बता देता हूँ, इसमें दे नहीं रखा। जैसे मैं बात करूँ, एक की जगह में 5 ले लो, यहाँ पे 0 5 0 0 0 5, तो भैया इस आयु को अपन क्या करेंगे, इसको विकर्ण आयु, या तो आप विकर्ण आयु बोल दो, विकर्ण आयु बोल दो, या इसे अपन बोलते हैं अदिश आयु। अदिश आयु, ये अदिश आयु कैसे हुआ कि इसमें विकर्ण, जो इसे इकाई आयु नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं, है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो भैया हाँ अब ये विकर्ण वो आ गया, इकाई आयु हो गया, विकर्ण आयु हो गया, और अदिश आयु। अदिश नहीं हुआ, फिर अगर इकाई आ गई ना तो ये फिर अदिश नहीं होगा, ये अदिश है, ये इकाई, अगर 5 कॉमन लेते ही। बस ये याद रखना, तो छोटी सी चीज है वैसे। अदिश आयु बस एक याद रखने के लिए रख लो, वैसे काम तो आपको हाँ पता होना जरूरी है, बाकी इनसे क्वेश्चन काफी कम बनते हैं। चलो अपन आगे देखते हैं क्या होता है ये। भैया अपने ने 10 टॉपिक करवा दिए हो भैया, वो सही से तो समझ में आए हैं ना, बता तो देना, कमेंट करते रहना, कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको सोल्व कर देंगे। चलो अपन देखते हैं क्या है। भैया आपको मैं 2 आयु दे दूँ, आयु समानता क्या होती है, 2 आयु दे दूँ मैं से x y z a इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें अगर वो दे रहा है कि a इज इक्वल टू दे दिया, ये पहला वाला, यानी b इज इक्वल टू दे दो, और c इज इक्वल टू ये दे दो, क्योंकि ये तो अपन ने लिया ना अंदर। तो b और c आपको 2 आयु दिए हुए हैं जो ये है, और लिख रहा है या तो ये डायरेक्ट इक्वल टू देके दे देगा, या वो लिख रहा है कि b इज इक्वल टू c दे दिया आगे लिखे हुए कहाँ पे, या फिर दे दिया कि दोनों आयु समान है, तो x y z और a का मान बताओ। भैया आयु समान है तो उनके परस्पर अवयव भी समान होंगे, जैसे x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया, z इक्वल टू हो गया 3, और a इज इक्वल टू हो गया 4। भैया ऐसे होगा कि अगर अवयव समान है तो उनके परस्पर संबंधित जो अवयव हैं वो भी उन्हीं के समान होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप और समझ जाना,
है ना। बाकी इनको एक बार देख लेना कि फालतू में अपन भूल मत जाना। चलो भैया आगे देखते हैं क्या है। ये एक पहली चीज समझ में आ गई, आयु समान क्या होते हैं। इसमें देख लो कि ए क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, बी दे रखा है 2 3 4। हाँ एक चीज एक बार ये देख लेना कि अगर जो आयु समान दे रखी है, जैसे ए इज इक्वल टू बी दे दिया वहां पे, तो इन दोनों की कोटि समान होगी, यानी ये 2 क्रॉस 2 का, तो ये भी भैया 2 क्रॉस 2 का ही होगा। कई बार दे सकता है, जैसे क्वेश्चन बना आपको, ये क्वेश्चन देख लो आप कि आयु ए दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, तो बी और साथ साथ आगे देखिए दे दिया ए इज इक्वल टू बी, बी कोई दूसरा आयु है तो बी की कोटि बताओ भैया, वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। याद रखना आप, ऐसे एक बार देख, बस छोटी मोटी चीजें हैं, ये आ जाएगी बीच बीच में बताते जाएंगे, इनको लिख लेना, ये काम बहुत आने वाली है, ये छोटी छोटी चीजें। वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से भी बन सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो इन क्वेश्चनों को एक बार लिख लेना कि ए आयु 2 क्रॉस 2 का दिया हुआ है तथा कोई बी आयु की कोटि बताओ यदि ए इज इक्वल टू बी है, यानी दोनों आयु समान भी दे सकता है कि डायरेक्ट बोल दे दोनों आयु समान है, या दोनों की कोटि तो आपको पता लगानी है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है आगे देखो। मैं बात करूं, अगर मैं आयु आ गया मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर ये आयु था, अगर मैं इसे किसी संख्या से के से गुणा कर दूं, है ना, ए को पूरे को के से गुणा कर दूं मैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, अगर मैं इसको गुणा कर दूं ना, तो इसका अंदर वाला हर पद इस के से गुणा हो जाएगा, हर पद 5k 6k 7k 8k, 1000 नहीं है ये, 9k 10k 11k, ये इस हिसाब से हो जाएगा। फिर अगर मैं आव्यूह में बात करूं तो ये सर से गुणा होता है, और अगर मैं सारणिक से बात करूं, जैसे आगे सारणिक पढ़ेंगे ना, एक छोटी सी बता देता हूं उसकी प्रॉपर्टी, तो उसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन से टक होगा ये, या तो आप किसी भी इससे के को एक पंक्ति से कर दो, या इस पंक्ति से कर दो, या इससे कर दो, या किसी भी एक स्तंभ से, एक से ही गुणा होता है वो, पूरे से नहीं होता वो, है ना। जबकि आयु में पूरे से गुणा होता है भैया। ये चीज़ एक थोड़ी सी देखने की चीज़ है, ये काम आएंगी। भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराऊंगा आपको भैया, उनमें देख लेना, आपको जो जो टाइप बता रहा हूँ हर के टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे वहाँ पे भैया। ये हो गया। अब आगे देखो, हाँ, आयु का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये तीन चीज़, आयु का जोड़ना, घटाना और गुणा करना। इनमें एक चीज होती है, जब मैं दो आयु को जोड़ता हूं तो वो समान कोटि के होंगे, समान कोटि के। भैया वही बात होगी ना, जैसे हमने बताया था कि अगर कोई आयु a इज इक्वल टू बी है तो a और b की कोटि समान होती है, ये ऊपर अपने ज्ञात करने के लिए ये वाला बताया था, है ना। इसी हिसाब से अगर जोड़ और बाकी करते हैं तो भी वो समान कोटि की। जैसे इधर ऑप्शन में देखो, ये दिया हुआ है ना, a इज इक्वल टू दिया हुआ है a1 a2 b1 b2 c1 c2, और b दे रखा है x1 y1 x1 x2 y1 y2 z1 z2, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो देखो ये समान कोटि की, ये 2 क्रॉस 3 का हो गया, ये भी 2 क्रॉस 3 का हो गया। तो भैया ये देखो जुड़ा हुआ भी 2 क्रॉस 3 का ही होगा। यानी मैं बात करूं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, a 2 क्रॉस 3 प्लस b दे दिया और c दे दिया 2 क्रॉस 3, ये क्वेश्चन दे दिया। अब मैंने पूछा कि b की कोटि बताओ, b की कोटि कितनी होगी भैया, 2 क्रॉस 3 का ही होगा, तभी समान होंगे, तभी जुड़ेगा, आंसर भी समान होगा। या फिर मैं क्वेश्चन दे दूं, यहां पे दे दिया मैंने 2 क्रॉस 3 और इसको मैं हटा दूं यहां से, और फिर पूछूं c की कोटि बताओ, तो वो भैया 2 क्रॉस 3 होगी। भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना इनको। जो क्वेश्चन एक यहाँ पे अलग से मैं बता रहा हूँ ना खुद लिख के, तो भैया वो देख लेना, वो 100% मिलने वाले क्वेश्चनों में से है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, वो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अब मैं बात करूँ मैट्रिक्सों का गुणा करना की, मैं बात करूँ, जैसे पहले तो 2 क्रॉस 2 का गुणा लेता हूँ मैं बात करूँ ए बी सी डी, और ये दे दिया एक्स वाई जेड ई, ये 2 हो गए अपने ए और बी, ये भी 2 क्रॉस 2 का। अब देखो अगर गुणा करने की बारी आई कहीं भी, है ना, तो एक चीज ऊपर कॉमन होनी चाहिए, वो क्या होती है, जो ये सेकंड वाला है ना डिजिट, इसका जो, जैसे मैंने बोला a डॉट बी ज्ञात करो, तो a का तो सेकेंडरी वाली कोटि ये गुणा में आ रही है, और b की फर्स्ट वाली कोटि, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा गुणा इनका, है ना। जैसे मैं एक और गुणा बाद में बताता हूँ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला a b c d
ई एफ, और मैंने दूसरा वाला दे दिया, इसका क्या हुआ 3 क्रॉस 2 हो गया है ना, मैंने दे दिया ए एफ हो गया ना, जी एच आई जे के एच, ये भी 3 क्रॉस 2 का हो गया। अब देखो इसकी तो सेकंड वाली कोटि 2 है, इसकी 3 है, तो भैया इनका गुणा नहीं होगा, ये याद रखना, इनका मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ अगर ये बार अभी ये ऐसे होता जैसे जी एच आई जे के एच ले लो वापस है ना, जे के एच, तो भैया अब देखो इसकी कोटि क्या हुई 2 क्रॉस 3 का हो गया। हाँ अब देखो ये 2 है और ये भी 2 है, अब हो सकता है इनसे मतलब नहीं है, ये जो आगे दे रखा है ना इनसे मतलब नहीं है, मतलब है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए तभी हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये समझ में आ गया ना कि ए डॉट बी पॉसिबल है। हाँ वहां पे दे सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड, दो मैट्रिक्स दिए ए और बी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इफ इट पॉसिबल, यानी ए अवयव ए ये आपके पास दिया हुआ है, अवयव बी दिया हुआ है, ए डॉट बी, ए गुणा बी की मान ज्ञात, ए गुणा बी का मान ज्ञात करो अगर यह संभव हो तो, अगर नहीं संभव हो तो आप डायरेक्ट बता दोगे और संभव है तो वैल्यू ज्ञात कर लो, वो ऑप्शन के अनुसार मिलेगा, अगर ऑप्शन में जो दे रखा है ना वो, जैसे 3 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए ए डॉट बी के है ना, कि हाँ इनमें गुणा हो रखा है, इनमें गुणा हो रखा है, इनमें, और चौथा दे रखा है संभव नहीं है, इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे संभव नहीं है, तो भैया एक बार फिर चेक करना पड़ेगा, हाँ भैया पहले संभव है या नहीं है। चलो इनको गुणा करना बताता हूँ आपको, तो पहले तो गुणा तो करना सिखा दूँ ना, है ना, कि ये चीज़ें क्या आपको याद करने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। अब गुणा होता कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात की, मैं ए डॉट बी ज्ञात करूंगा और फिर करूंगा बी डॉट ए, दोनों गुणा करके बताऊंगा। मैं ए डॉट बात करूं ए डॉट बी की, तो मुझे क्या करना, जो बी है ना सेकंड वाला, उसका पहला स्तंभ उठाना है, फर्स्ट स्तंभ ये रहा, सेकंड ये रहा, इसको उठाओ एक्स और जेड को और इसके ऊपर लाके रख दो, ए के ऊपर लाके रखो, ए के साथ तो आ गया एक्स, तो ए गुणा एक्स प्लस बी गुणा जेड हो गया। अब नीचे कर दो सी गुणा एक्स प्लस डी गुणा जेड, यानी फर्स्ट स्तंभ को मैंने उठाया ऊपर रखा और फिर नीचे खिसका दिया, तो ये यहां पे नीचे खिसका दिया, ये आयु बन रहा है। अब मैं बात करूं वाई और ई को उठा के मैं इस पे रखूंगा कि वाई गुणा ए प्लस बी गुणा ई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा फिर सी गुणा वाई प्लस डी गुणा ई। ये देखो ये नया आयु आ गया, बस ये गुणा होके आ गया इसका, यानी मैंने किया क्या है कि x और y, x यानी b की पहली पंक्ति उठाई a के ऊपर रखी, सॉरी स्तंभ को उठाया पंक्ति के ऊपर रखा, यही तो है ना। देखो इसमें एग्जांपल में देखो, ये देखो ये b की पंक्ति उठाई मैंने और a के ऊपर रखी, ये देखो यहाँ पे देखो फिर ऑप्शन क्या हुआ, a1 x1 प्लस b2 x2 प्लस c1 x3, ये देखो इसको उठा के फिर मैंने नीचे किसका दिया, तो ये देखो a2 वाली लाइन के साथ गुणा हो गया ये देखो यहाँ पे, फिर मैंने इसको उठाया तो ये वाला आंसर आ गया, फिर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो ये वाला आंसर आ गया। ये समझ में आ गया ए डॉट बी क्या होता है। अब बी डॉट ए की बात करूं, ये देखो ए डॉट बी होता है ना, वो बी डॉट ए के इक्वल नहीं होता है ना, याद रखना, ये चीज याद रखने की चीज है। कैसे नहीं होता, अब ये ए डॉट बी हो गया, अब बी डॉट ए याद करो, तो भैया पहले बी है और दूसरे नंबर पे ए है, वह दूसरा का स्तंभ उठाना है। अब है ना इसका स्तंभ उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे है उसका स्तंभ उठा के पहले वाले की पंक्ति के ऊपर रखो। अब ए और सी को एक्स और वाई के ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई सी, है ना, यही तो हुआ। और फिर नीचे आया ए गुणा जेड प्लस सी गुणा ई, हो गया, समझ में आ गया ये कैसे हुआ कि अब मैंने ए का प्रथम स्तंभ उठाया और बी की पंक्ति के ऊपर रख दिया और फिर नीचे किसका दिया, तो नीचे वाला आ गया। अब मैं बात करूं इस बी और डी को उठाऊंगा तो बी एक्स प्लस डी वाई, और फिर नीचे किसका दूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा बी जेड प्लस डी ई। अब ये देखो, अब इसमें देखो पहला क्या था इसमें क्या था, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना, इसलिए बता रहा हूं ये दोनों इक्वल नहीं होते। हाँ आपको ये जरूर याद पता होना चाहिए कि बी डॉट ए कैसे करते हैं, ए डॉट बी कैसे करते हैं। ये भैया दोनों आगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, अपने जो अपन नोट्स बना रहे हैं उनमें लिखते जाना साथ के साथ कौन सा किस हिसाब से किया हुआ है, या वीडियो को सेव कर लेना या दोबारा देख लेना। भैया लाइक कर दो, जल्दी से लाइक बता दो, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि सुरेंद्र भैया ने आज आयु की क्लास भी ले ली है। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भैया वहाँ पे। कहाँ पे? चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पूरी तैयार की हुई है आपके लिए, स्पेशल फॉर यू। अब मैं बात करूँ ए का ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज क्या होता है भैया? देखो ट्रांसपोज को हम दर्शाते कैसे ए से या ए का ट्रांसपोज। करते कैसे हैं वो बताता हूँ मैं। देखो ABCD ये है ए। अब भैया इसका ट्रांसपोज बताओ। मैं ए का अगर ट्रांसपोज पूछूं तो करना कुछ नहीं है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर दो। जैसे ए वाला ये पंक्ति है, इसको स्तंभ कर दो, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ कर दो, ये हो गया ट्रांसपोज। अगर मैं बात करूं, एक बड़ा ले लेता हूं, बड़ा वाला थोड़ा सा, ये देख लो, ये तो छोटा वाला समझा दिया। अब बड़ा वाला की बात करते हैं अपन, देख क्या होता है वो। मैं बात करूं ए की बात करूं, मैंने ली ABCDEF, ये हो गया 3x2 का। अब मैं ए का ट्रांसपोज की बात करूं तो भैया क्या करना है? पंक्ति को स्तंभ करना है। तो ये ABCDEF ये 2x3 का हो गया। तो मतलब आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं, है ना, तो भैया ये कोटि इसकी बदल सकती है, लेकिन अवयवों की संख्या वही रहेगी। ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब अवयव समान रहेंगे, संख्या वही रहेगी, लेकिन कोटि चेंज हो जाएगी भैया। अब मैं बात करूं इसका, फिर से ट्रांसपोज करूं मैं ए का, ए डेस का फिर से मैं डेस करूं तो भैया वही पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। ये पहली पंक्ति है ACEBDF, तो ये 3x2 का हो गया। अब देखो ए क्या है और ए का क्या हुआ, यही चीज बताया कि ए डेस का अगर मैं फिर से डेस करूं तो वापस मुझे ए मिल जाएगा। ये चीज बताई हुई है। ट्रांसपोज करना सीख गए आप। मुझे पता है कि ट्रांसपोज करना क्या है, कुछ नहीं करना, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, मतलब उनके संगत पंक्तियों के साथ परिवर्तित कर दो। लो भैया इसका बेसिक्स तो हो गया कंप्लीट। इसके ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सोल्व कर लेते हैं भैया। A+B बताओ मेरे को। अब A+B क्या होगा भैया? ए क्या है? 3 0 5 4 प्लस बी क्या है? 5 2 -3 -2। देखो समान कोटि के हैं तभी जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे कहां पे? संगत अवयवों के साथ। 3 और 5 कितने हो गए? 8। 0 और -3 कितने हुए? -3। 5 और 2 कितने हुए? 7। और 4 और -2 कितने हुए? +2। वह इस हिसाब से जुड़ जाएगा। देखो इजी से था। संगत अवयवों के साथ जोड़ना है, संगत अवयवों के साथ गुणा करना है, संगत अवयवों से ही घटाना है। ट्रांसपोज करने पर भी संगत अवयव भी बदलते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं बात करूं, देखो अगर दिए गए अवयव समान है तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये क्या दे रखा है? अवयव समान है तो संगत पद समान होंगे। ये देखो, तो ये हो गया 2x + y = 5 हो गया। और एक क्या दे रखा है? दूसरा वाला क्या दे रखा है? x + 2y = हो गया 3। तो भैया अब इनको वही अपना जो बेसिक तरीका लेते हैं इनको, कि अगर मैं समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके प्रथम में से घटाने पर, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4y = 6। अब पहले में से घटा दो तो ये कट गया, ये -3y, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं ना, -1 घटाने पे चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे नीचे वाले। तो y की वैल्यू आई 1/3। ये y की वैल्यू हो गई। एक बार थोड़ी सी मैं जगह इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, है ना। y की वैल्यू आ गई। अब मैं या तो y की वैल्यू, देखो अपने पास पहला समीकरण क्या था, ये दूसरा समीकरण आओ देखिए 2y = 3 है, या तो मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूँ 2/3 = 3 को इसको भेज दो इधर, 3 - 2/3। तो भैया आंसर क्या आया? एलसीएम लेंगे 3 9 - 2 यानी 7/3। या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर वही अपना इसको जो वैसे भिन्न को सोल्व करते हैं अपन, इसी हिसाब से इसको भी x की वैल्यू भी याद कर सकते हो आप यहाँ से। भैया ये आपको बता दिया क्वेश्चन, छोटे 2 क्वेश्चन करवा दिया x y की वैल्यू वाले, A+B की वैल्यू बता दिए। अब जो अपना MCQ टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताई जाएगी, जहाँ पे अवयवों को ज्ञात करना भी होगा, नया सारणिक बनाना भी, वो नया अवयव बनाना भी सिखाएंगे आपको। जितनी इसकी प्रॉपर्टी बताइए ना, प्लस वाली, माइनस वाली, गुणा वाली, उसके सभी के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। और भैया वो क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ मैं, वो आउट ऑफ लूसेंट होंगे आपकी, जो ये लूसेंट वाली बुक होगी ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन मिल जाए बाई चांस, बाकी पूरे आउट ऑफ लूसेंट हो गया। मेरे खुद के नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक तो लूसेंट बुक जरूर परचेज कर लेना, मस्टली रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको मोस्टली। भैया ये बुक आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर बेसिक आप स्टार्ट कर रहे हो ना, है ना,
स्टार्ट कर रहे हो तो ये शानदार होने वाली है आपके लिए बुक। तो भैया अब अगली क्लास में मिलेंगे जहाँ पे MCQ वगैरह कराएंगे। तो अपने दोस्तों को बता देना भैया नेक्स्ट क्लास में लाइव आ जाए जो इस बार नहीं आ पाए थे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को और बता देना। थैंक यू।